रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, सपा में शामिल होंगे राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद। कल कार्यकर्ताओं संग बैठक के बाद अखिलेश से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मिशन यूपी को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इमरान मसूद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यूपी में यदि बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी के साथ ही आना होगा। सपा ही यूपी में भाजपा का मुकाबला कर सकती है। इमरान मसूद ने कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं से इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत होते ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला ले लिया जाएगा। कल इमरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, इसके बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मात देनी है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी ही एक विकल्प है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर गंभीर आरोप, बोले जनता के लिए कुछ करते तो चुनाव में न घबराते। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से राजनीतिक दलों के शब्दों के बाढ़ भी तेज होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में विपक्षी दलों में विशेषकर सपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी जनता के लिए कुछ भी नहीं करती है उसे ही चुनाव से घबराहट होती है। योगी आदित्यनाथ ने इस बार चुनाव में विपक्ष की तुलना ऐसे विद्यार्थी से की है जो साल भर पढ़ाई ना करे और सोचे टॉप कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पर कोरोना संक्रमण काल में आए संकट के समय भाजपा ही उनके साथ थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी जैसे दल जब जनता के लिए कुछ नहीं करते तो उनका चुनाव से घबराहट होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चाचा व भतीजे सब गायब थे, जनता के साथ सिर्फ भाजपा सरकार और कार्यकर्ता ही थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास इस बार के चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की संवेदना गांव के विकास के लिए नहीं थी, गरीब उत्थान के लिए नहीं थी, महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं थी, युवाओं के रोजगार के लिए नहीं थी और किसानों की खुशहाली के लिए नहीं थी। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति थी। ये उपचुनाव 2022 के करीब आते ही मेरठ की सीट के लिए बसपा ले सकती है चौंकाने वाला निर्णय। मेरठ के लिए चौंकाने वाला निर्णय बसपा की ओर से आने वाला है। बसपा सरकार में मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी की जगह कुंवर दिलशाद अली को टिकट देने की चर्चा प्रबल है। याकूब कुरैशी खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे इमरान कुरैशी को मेरठ दक्षिण सीट से उम्मीदवार बनाने का निर्णय कर चुके हैं। रविवार को लखनऊ में बसपा के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें मेरठ दक्षिण के साथ किठौर व सिवाल खास सीट के नाम तय किए गए हैं। मेरठ शहर व मेरठ कैंट के लिए अभी नाम नहीं तय हो पाए। बहरहाल अभी इन नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए पार्टी नेता इस तरह से नाम तय होने की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। इमरान कुरैशी का कहना है कि लखनऊ में बैठक थी जिसमें सिर्फ संगठन के पदाधिकारी ही शामिल हुए थे। अभी किसी भी सीट के लिए नाम की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में टिकट मिलने या कटने पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत सी बातें हैं, कयास पर आधारित है, जिसे उचित लगेगा पार्टी उसे टिकट देगी। आईटी वॉर रूम से विपक्षियों को ढेर करेगी भाजपा। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए आईटी और सोशल मीडिया टीम तैयार कर रही पार्टी। मिशन 2022 विजय करने के लिए भाजपा वॉर रूम तैयार कर जनता को पार्टी से जोड़ेगी। इसी वॉर रूम से विपक्षियों को ढेर करने का प्लान भी तैयार होगा और भाजपा नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखेगा। शनिवार को चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव होने को लेकर सारी दुविधाओं पर विराम लगाते हुए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चूंकि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में आयोग ने कोरोना गाइडलाइंस को भी अपनाते हुए प्रचार आदि करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसको देखते हुए सोशल मीडिया चुनाव प्रचार में मुख्य भूमिका निभाएगा। राजनीतिक दलों ने चुनाव में इस नए क्लेवर को आजमाने की तैयारियां शुरू कर दी है। सांसद ने कहा कि सभी विपक्षी दल केवल चुनाव के समय जनता के बीच दिखाई देते हैं, जबकि भाजपा वर्ष के 365 दिन जनता के बीच रहकर काम करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अहम रोल अदा करेगा, इसलिए हम अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा हम वर्चुअल भी जनता से जुड़े रहेंगे और इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। ई श्रम क्या, चुनाव आचार संहिता लगने से नहीं आएगा खाते में पैसा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगे। इसको लेकर चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के ई श्रम कार्ड धारकों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या फरवरी मार्च का 1000 रुपए खाते में आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों योगी सरकार ने श्रमिकों के खातों में 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से मार्च तक 2000 रुपए डालने का ऐलान किया था। इसके तहत चुनाव की घोषणा से पहले दिसंबर जनवरी का 1000 रुपए और 1.5 करोड़ श्रमिकों के खातों में डाल दिए गए हैं। आपको बता दें कि मोदी द्वारा
4 महीने पहले लॉन्च किए गए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों की संख्या अब 21 करोड़ के करीब पहुंच गई है। अब तक पोर्टल पर 20.96 करोड़ से अधिक श्रमिकों को ई श्रम कार्ड जारी हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद क्या इससे मिल रहे लाभ पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो बता दें, चुनाव के दौरान नए प्रोजेक्ट पर अब काम शुरू नहीं होंगे, लेकिन पहले से चलने वाले विकास के कामकाज में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। पहले से चल रही योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता रहेगा। बारिश संकोलों से भिज गए किसानों के अरमान, सीएम योगी ने मांगी नुकसान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के बीच गिरे ओलों ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में सभी फसलों को नुकसान हुआ है। योगी सरकार ने सभी जिलों से खेती को हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह का कहना है कि सभी जिलों से फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। 4 दिन से बारिश तो यूपी के ज्यादातर जिलों में लगातार हो रही है, लेकिन शनिवार और रविवार को ओलावृष्टि ने मुसीबत और बढ़ा दी। बुंदेलखंड के एक बड़े हिस्से में ओले गिरे हैं। अरतरा, ओरन और बबेरू तहसील के करीब 150 गांव में बारिश और ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान हुआ है। महोबा और झांसी के करीब 290 गांव में ओला गिरने से सभी फसलें जमीन पर बिछ गई हैं। ऐसे ही हाल पश्चिमी यूपी के कई जिलों में रहा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के आचार संहिता ने मेधावियों को दिया झटका। अब सरकार की इस योजना का नहीं मिलेगा लाभ। आचार संहिता के चलते मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण पर रोक लगा दी है। जिले भर में लगभग 35,000 टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण होना था। इसके लिए वितरण सामग्री भी उपलब्ध हो गई थी। सभी मेधावियों को मैसेज भेजकर अवगत भी करा दिया गया था, जिससे मेधावी बहुत खुश थे और बेसब्री से शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आचार संहिता ने उनके अरमानों पर भी पानी फेर दिया। प्रशासन ने वितरण को आए सामान को स्टोर में रखवा कर सील करा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई स्कूल, इंटर, ITI और डिग्री कॉलेजों में अध्ययनतर मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की घोषणा की है, जिसका बेसब्री से मेधावी उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फरवरी में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है। यूपी चुनाव के करीब आते ही बैन लगने से पहले कौन सी पार्टी कर चुकी है कितनी रैलियां, जानिए वर्चुअल रैली से पहले की स्थिति। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में होगा। पहला चरण 10 फरवरी से शुरू होगा। वहीं नतीजों की घोषणा 10 मार्च को की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी रैली, नुक्कड़ सभाओं, जनसभाओं और रैलियों पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इसका फायदा बीजेपी और अन्य बड़ी पार्टियों को होगा, लेकिन छोटी पार्टियों को इसका नुकसान भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं। अभी पार्टी वर्चुअल रैली पर ही पूरा ध्यान दे रही है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 चुनावी दौरे कर चुके हैं। पीएम मोदी ने बनारस से चुनावी बिगुल फूंका था और इसके बाद उन्होंने कई उद्घाटन और शिलान्यास किए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार का आगाज करने से पहले ही बता दिया था कि इस बार वह छोटी पार्टियों के साथ मिलकर ही मैदान में उतरेंगे। यही वजह है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने पर जोर दिया है। अभी तक वह यूपी के 80% से ज्यादा जिलों में अपनी पार्टी की पहुंच बना चुके हैं। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी पिछले कुछ समय से काफी सक्रिय नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की अगुवाई में लगातार प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा बीएसपी के लिए ये चुनाव किसी उम्मीद से कम नहीं है। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने पूर्वांचल में 9 जनसभाएं की थी। इसके अलावा वह करीब 97 जनसभाएं कर चुके हैं और वो पार्टी का मैसेज जनता तक लेकर जा रहे हैं। जब योगी मठ को चले जाएंगे यूपी पुलिस को ओवैसी की धमकी पर बोले सीएम, वक्त आएगा तब हैदराबाद भी बनेगा भाग्यनगर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि वक्त आएगा तब हैदराबाद भी भाग्यनगर बनेगा। ओवैसी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ओवैसी से क्या आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं? उनका राग रंग जो है वो कभी भारत के गौरव और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक हो ही नहीं सकता है। उनके जो संस्कार है वो बोलेंगे, मेरे जो संस्कार है वो मैं बोलूंगा। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा था, मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं कि याद रखना मेरी बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा और हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हम मुसलमान वक्त के त्योहार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं।
हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे, अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारे अंतिम को नेस्त नाबूद करेंगे और हम याद रखेंगे। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2022 चुनाव का असर अब साफ दिख रहा है। अब तारीखों की घोषणा के बाद सारे दलों की सक्रियता बढ़ गई है। तैयारी और दावेदारी का अंतिम चरण में प्रवेश हो चुका है, मोहरे सजाए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से राजनीतिक दलों के शब्दों के बाढ़ भी तेज होते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के बीच खींचातानी का दौर चल रहा है। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 139 विधानसभा सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही है 211 विधानसभा सीटें। कांग्रेस को यहां पर मिल रही है 22 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है 31 सीटें। अन्य को यहां पर मिल रही है 0 सीटें। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव, या फिर मायावती बनाएंगी अपनी सरकार, या दिखेगा कांग्रेस का पंजा। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि पहले नंबर पर कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।